जी, नमस्कार। मैं राजीव गोदारा आज कुछ विशेष संदर्भ में आपसे बातचीत करने के लिए कुछ समय आपका चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समय देंगे और जो बातचीत है उसको शेयर भी करेंगे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि आज देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर, उसको फ़ेल करने के लिए, उसमें विघ्न डालने के लिए, उसको खत्म करवाने के लिए सरकार और कई पॉलिटिकल नेता और कई तरह की ताकतें बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इसे लेकर वो कई तरह के हथकंडे अपना रही हैं। एक तरफ किसान आंदोलन उठान पर है, ऊपर जा रहा है, तेज हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के जो किसान आंदोलन की विरोधी ताकतें हैं या जो अपने सिर्फ निजी हितों की बात सोचते हैं, वो इस आंदोलन को ध्वस्त करवाने में अपनी भूमिका को तेज करते जा रहे हैं। और उस सब के बारे में जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, जिस तरह आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस सब के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस फेसबुक लाइव से जुड़िए और इसको शेयर भी करेंगे तो लोगों तक जाएगा और ज्यादा स्पष्टता हो सकेगी। और उसके बाद आप इस वीडियो पे, इस फेसबुक लाइव पे जो सवाल होंगे, हम कोशिश करेंगे कि बाद में उन सवालों के जवाब भी दें, क्योंकि बात बहुत स्पष्टता से होनी चाहिए, तथ्यों के साथ होनी चाहिए। और इसलिए और भी जरूरी हो जाता है कि जब देश में लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और उसमें सत्ता से लेकर अलग अलग ताकतें उसके विरुद्ध में खड़ी हैं, इसलिए तथ्यों और सच्चाई के सहारे ही बात कही जा सकती है और वही आज हम करने की कोशिश करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हरियाणा को याद करेंगे तो केस दर्ज हुए। जब 26 नवंबर से आंदोलन दिल्ली की बॉर्डर पर पहुंच गया तो आंदोलनकारियों को कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी, ना जाने क्या क्या कहा गया। और इस सब के बीच में आंदोलन तेज से तेज होता चला गया। किसान लीडरशिप जो थी, संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा की जो लीडरशिप थी, उसने बहुत बेहतरी से इसका नेतृत्व किया। उन्होंने बार बार कहा कि हम सरकार से इन विषयों पे बात करना चाहते हैं, सरकार खुले मन से बात सुने। सरकार ने यह भी प्रयास किया था, आपको याद होगा, कि अचानक कह दिया कि अब हम तो बात करना चाहते हैं, किसान बात नहीं करना चाहते। और एक विशेष तरह के एक मीडिया ने खबरें चलानी शुरू कर दी, किसान जिद्दी है, किसान जिद पे अड़ा है। किसानों ने फिर कहा कि हम बात करना चाहते हैं। किसानों ने उस समय 4 मांगों का एक विशेष ड्राफ्ट दिया था और ये कहा था इन चारों मांगों पे किस तरह बात होनी चाहिए। याद है ना आपको? उन्होंने कहा था, पहला, ये 3 कृषि संबंधी कानून जो खेती किसानी को तबाह करने वाले हैं, इनको रिपील किया जाए, इनको रद्द किया जाए। दूसरा, एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी दी जाए। और तीसरा, जो बिजली को लेकर कानून लाने की कोशिश थी। और चौथा, जो पराली के मामले में जिस तरह से कानून लाया गया था। ये 4 मांगे थी और कहा था इसी क्रम में इन पे बात करिए। सरकार ने अगले मीटिंग में बाद वाली 2 मांगे, बिजली वाली और दूसरा पराली वाली, उस पे एक सहमति दी कि हम इसे स्वीकार कर लेंगे, इस पे हम ऐसा आगे नहीं बढ़ेंगे। परंतु बाकी 2 मांगों पे बात नहीं की। सरकार ने एक तरह से जिद का आरोप लगाकर खंडित करने की कोशिश की। किसानों ने उसको भी डील किया। फिर एक प्रस्ताव दिया कि संशोधन कर लेते हैं। किसानों ने वो स्वीकार कर दिया था। और दूसरा प्रस्ताव क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के लागू होने को स्टे होने के बाद, याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि आप ये वादा करते हैं या ये अंडरटेकिंग देना चाहते हैं कि सरकार इन कानूनों को लागू नहीं करेगी। सरकार वहां चुप रही। सरकार ने वहां नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा कि हम ऐसा करने को तैयार हैं। और बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया तो एक पांसा फेंका कि किसान इसे मान लेंगे। किसान लीडरशिप ने, संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप ने एक सांझी बैठक में, और ये बड़ी सुंदर बात है कि आंदोलन की सबसे सुंदर बात यह है कि इसकी जो लीडरशिप है, इसका नेतृत्व जो है, उसने डेमोक्रेटिक सामूहिक नेतृत्व की एक नई मिसाल पेश की है। और वो मिसाल पूरे आंदोलनों के इतिहास में बहुत अनोखी है। और शायद किसानों के आंदोलन में भागीदारी और लीडरशिप की इस परिपक्वता, इस गंभीरता, इस सामूहिकता के आगे सरकार हमेशा परेशान रही, डरती रही। इसलिए तरह तरह के प्रयास करते रही। किसान लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश की,
और फिर उनमें से चुन चुन कर भी ये कोशिश की कि कुछ लोगों को इंडिकेट किया जाए, कुछ लोगों को टारगेट किया जाए। और साथियों, मैं जैक्सन आंदोलन से जुड़ा हूं और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे साथी योगेंद्र यादव, जो 2015 से जैक्सन आंदोलन और उसकी नेतृत्व में योगेंद्र यादव, ये 2015 से किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार संघर्षरत रहे हैं। मैं आगे बात में बताऊंगा कि इस दौरान क्या किया है, परंतु आपको याद होगा कि इस देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने कई पार्टियों के नेताओं के बारे में कहा जो सरकारों में रहे थे, शरद पवार थे, कांग्रेस थी, ऐसे सब के बारे में कहा कि पहले तो इन कानूनों के बारे में और कृषि सुधार के बारे में ऐसी सी बातें कहते थे, अब पलट गए हैं। परंतु बहुत अटपटा लगा था, हैरानी को लगा था कि किसान आंदोलन में सक्रिय योगेंद्र यादव, जो कभी सत्ता में नहीं रहे, उनको भी लपेट लिया और उन पे आरोप क्या लगाया। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी पार्टी तो छोटी है, पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, परंतु क्योंकि मोदी जी के खिलाफ आरोप लगाते हैं इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। और आप सुनिए खुद कि रविशंकर प्रसाद जी ने तब क्या कहा था। हाँ, एक सज्जन और हैं जिनके बारे में मुझे कहना है। मैं सामान्य टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पर वो इतनी टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे उनके बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी। श्रीमान योगेंद्र यादव के बारे में, हाँ, वो भी खड़े हैं। उनकी पार्टी का क्या वजूद है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन देखिए 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए तो उनका स्वराज अभियान का ट्वीट देखिए। मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ एपीएमसी एक्ट, साइट्स एज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो उस समय अगर कहा गया कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट जो है वो राज्यों का विषय है, उनको सुधार करना है, करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते? तो जिस समय हम कर रहे हैं व्यापक चर्चा करके, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो आपने सुना, कानून मंत्री योगेंद्र यादव को लपेटने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ट्वीट किया जब हमने कहा था ये राज्यों का विषय है। भूल गए वो जो ट्वीट किया था स्वराज इंडिया ने, जैक्सन आंदोलन ने जो कहा था, वो इसलिए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ये कहती थी कि हम कृषि में सुधार के प्रयोग करेंगे, हम इनमें सुधार करेंगे, कृषि को बेहतर बनाने के लिए किसानों के और कंज्यूमर के बीच में कोई लोग ना हो, किसान कंज्यूमर तक सीधी फसल को लेके जा सके और जो बिचौलियों का मामला है वो लाभ वहां ना जाए, किसान को लाभ मिले और कंज्यूमर को मिले। पहले जो ये वादा किया था चुनाव के समय, अब उस वादे से सरकार पलट रही थी। और सवाल ये था कि जब वादा करते समय क्या आपको मालूम नहीं था कि ये राज्यों का विषय है? तब आप लोगों से वोट लेने के लिए एक तरह की कहानी गढ़ रहे थे और आज जब करने का वक्त आया तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस पल्ला झाड़ने पे टिप्पणी थी और इसी को निकाल कर कुछ कहने की कोशिश की। अब आप ये भी देखेंगे, आजकल एक नया प्रयोग भी चला रखा है। 2018 के एक वीडियो चला रहे हैं जिसमें योगेंद्र यादव जी, आविक शाह और अनुपम जैक्सन आंदोलन के साथी बात कर रहे हैं और वो बात ये कर रहे हैं कि खेती किसानी के संबंध में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो किसान है उसके और कंज्यूमर के बीच में, जो उपभोक्ता है उनके बीच में जो बहुत सारे लोग हैं और जहां पूरा लाभ वो ले जाते हैं, बंट जाता है, वो नहीं होने चाहिए। ये मांग वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृषि सुधार होने चाहिए, वो कह रहे हैं कि आयात निर्यात को लेकर किसान प्रस्त, किसानों के हक में पॉलिसीज बननी चाहिए। और अब ये सरकार और इस सरकार के कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, वो चला रहे हैं उस वीडियो को। भाई, इन 3 कानूनों से कहां आप बिचौलिया खत्म कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं आड़तिया रहेगा, एपीएमसी रहनी चाहिए ना, यही तो किसान की मांग है। परंतु उन्होंने जो कहा था कि आप जिस तरह से स्टॉकिस्ट को और जिस तरह से किसान को लाभ कम मिलता है, प्याज, आलू, इन सब की समस्या हम सुनते हैं, किसान 2 रुपए, 1 रुपए पे आलू बेचने को बाध्य होता है और उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचता है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए तक। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को ठीक करने की उस वीडियो में बात है और ये चला रहे हैं कुछ और फिर कहते हैं कानून बना दिए। अरे भाई, इन कानून बनाने से उस वीडियो में जो कहा गया
उसका हल कहां है? वो तो बढ़ रहा है। आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन करके स्टॉकिस्ट के पास, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास, बड़े बड़े व्यापारियों के पास जितना मन चाहे अनाज इकट्ठा करने की छूट दे दी है। और उससे ये होगा, जो चिंता जता रहे थे आप, उस चिंता को बढ़ा दिया है कि उसके बाद कंज्यूमर तक और भी महंगा पहुंचेगा। जो पहले कानून को तोड़कर महंगा पहुंचाया जाता था, अब आपने उसकी परमिशन दे दी है कानून में। तो ये ऐसा खेल कर रहे हैं। परंतु छोड़िए, एक बात और, अब आपने कल सुना, परसों सुना होगा, देश की संसद में पंजाब के लुधियाना से जो सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के हैं, रवनीत बिट्टू, वो बात कर रहे हैं। वैसे तो उनके उस पूरे वीडियो को और पूरे भाषण को सुनने के बाद हैरानी होती है, थोड़ा दुख होता है, थोड़ी चिंता होती है कि हमारे सांसद को कैसा होना चाहिए, ये समझ में नहीं आता। उन्हें देखकर लगता है कि कोई कहे हमारे सांसद को कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों कहा मैंने ऐसा? आपने देखा, अभी आप इस वीडियो में देखेंगे कि रवनीत बिट्टू क्या कह रहे हैं, और उसके बाद में इसके बारे में आपसे बात करूंगा। जहां तक खराब करने वाले हैं, मैं कभी भी उनके हक में नहीं हूं सर। सबसे पहले मेरे 24 तारीख को उन्होंने मुझे मारने के लिए हमला किया। मैं ओपनली कहता हूं, इस सारी साजिश में, चाहे वो 26 जनवरी वाली हो चाहे 24 वाली हो, योगेंद्र यादव जो 2018 में इसी बिल में हक में बोलता था, यही सर मंत्री जी बोलने में नहीं देंगे, मेरी तो गल ही नहीं करने देंगे। मंत्री 2 मिनट तो मुझे देने दें। ये योगेंद्र यादव, ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है, किसान देश के साथ। तो देखा आपने रवनीत बिट्टू क्या बोल रहे हैं। और आपने ये भी देखा, एक रंग बिरंगी मल्टी कलर्स वाली पगड़ी पहने एक सदस्य बैठे थे, जिनका आखिर में चित्र दिखता है, मुस्कुरा रहे हैं। वो कौन है वो मालूम? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और शायद मंत्री भी हैं। ठीक इस वीडियो जहां से शुरू होता है, इससे ठीक पहले देखेंगे तो यही रवनीत बिट्टू संसद में कह रहे थे कि कानून में लिखा है कि इस कानून के बाद मंडी खत्म कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता रवनीत बिट्टू को इस पे घेरते हैं, कहते हैं बताओ कहां लिखा है। उनके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कानून ना तो पढ़े हैं ना समझे हैं, और वो किसान आंदोलन की जो मूल आर्ग्यूमेंट है उससे भी शायद वाकिफ नहीं है। इसलिए बात को कहीं भटका देते हैं और जो बीजेपी है उसके सांसद हावी हो जाते हैं। तब वो अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के सांसद है उनको धमकाते हैं, और एक जगह ये भी कहते हैं उसमें कि अब अगर आप ये करोगे ना तो फिर पंजाब में मैं नहीं बचाऊंगा आपको, जब लोग घेराव करेंगे आपका। और फिर लोग करेंगे। इस तरह की बात भी होती है। और जब उससे घिर जाते हैं और कुछ बात नहीं बनती दिखती, तो अचानक वो एक पलटी मारते हैं और योगेंद्र यादव का जिक्र ले आते हैं। और योगेंद्र यादव का लाते ही कांग्रेस के सांसद ने जो कहा, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता एकदम खुश हो जाते हैं, मुस्कान चेहरे पे आ जाती है, एक तरह का एका दिखता है। परंतु कहा क्या रवनीत बिट्टू ने? रवनीत बिट्टू ने कहा 24 जनवरी को मेरे ऊपर जो अटैक हुआ उसके लिए, और 26 जनवरी को जो लाल किला पे जो कुछ हुआ उसके लिए योगेंद्र यादव की वजह है, वही जड़ है, इस जड़ में है। इसकी बात तो हम करेंगे। परंतु एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि अगर योगेंद्र यादव को आप गिरफ्तार कर लें, यानी उन्हें बीच में से हटा दें, तो किसानों के बीच में और सरकार के बीच में तुरंत बात हो जाएगी, मामला सुलझ जाएगा। अरे भाई रवनीत बिट्टू, तुम क्या पंजाब के किसान लीडरशिप को जानते नहीं है? क्या पंजाब के किसानों को नहीं जानते, हरियाणा के किसानों को नहीं जानते, या यूपी के किसानों को नहीं जानते, या राजस्थान के किसानों को नहीं जानते? अगर थोड़ा सा भी जानते होते तो तुम्हें पता होता कि संयुक्त किसान मोर्चा सामूहिक नेतृत्व के साथ बात कर रहा है। हर फैसला सामूहिक चर्चा के बाद, पूरी डेमोक्रेटिक चर्चा के बाद होता है। कोई फैसला योगेंद्र यादव नहीं लेता है। और तुम अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि योगेंद्र यादव क्योंकि सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, तो वरना तो बाकी किसान मान जाते, तो क्या तुम ये कह रहे हो रवनीत बिट्टू कि सरकार तो किसानों को ठीक ठाक बात सुन रही है? क्या तुम सरकार के पक्ष में खड़े हो? वरना तुम्हारा इस किसानों के नेतृत्व पे कैसे शक है कि एक योगेंद्र यादव गिरफ्तार हो जाएंगे, योगेंद्र यादव परे हो जाएंगे तो सब मामला ठीक हो जाएगा? भाई 11 बार बात हुई है रवनीत बिट्टू, भूलिए मत इस बात को।
किसान बार बार बात करने गए हैं, और जिनके आज आप पक्ष में खड़े होकर बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसे सत्ता के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया था जब बातचीत में योगेंद्र यादव के जाने की बात आई, किसानों ने कहा कि संयुक्त मोर्चे के ये भी प्रतिनिधि हैं और उनके साथ ये भी आएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं आएंगे। अमित शाह भी डरे थे, तुम भी डरे हो। आपका एका तो गजब है भाई। और आपके साथ तो मुझे और ज्यादा शर्म आती है आपकी बात सुनकर, कि आप धरने पे बैठे हो जंतर मंतर पे, ऐसा आप बता रहे हो। तथ्य तो है, परंतु आपको उस किसान के ना दर्द का मालूम है, ना उस तर्क का मालूम है, ना उस विचार का मालूम है, ना उनकी क्षमता पर आपको की जानकारी है, और शायद आपको उनकी क्षमता पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इस तरह की बात आप कर सकते हैं। वरना आपको पता होना चाहिए, सामूहिक नेतृत्व ने हर फैसला किया है, संशोधन सामूहिक नेतृत्व ने खारिज किए। 1.5 साल रोकने की जब बात आई, सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तब सामूहिक मीटिंग होने के बाद फैसला हुआ कि हमें स्वीकार नहीं ये प्रस्ताव, और ये फैसला भी सामूहिक नेतृत्व ने लिया था कि तीनों कानून रिपील होने चाहिए और एमएसपी पर फसल की खरीद की गारंटी होनी चाहिए। तो आखिर किस आधार पे आप कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव इसमें बीच में है? हाँ, योगेंद्र यादव है, इसमें कोई शक नहीं। योगेंद्र यादव उसी संयुक्त किसान मोर्चे के एक सदस्य हैं, कर्मठता से मजबूती के साथ खड़े हैं, किसान की मांगों के लिए, किसान के हित के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और उस सामूहिक नेतृत्व की आवाज को, उस फैसले को अपनी आवाज देते हैं, अपने उसकी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरे हौसले के साथ। सत्ता को खुश करने के लिए आपकी तरह प्रयास नहीं करते हैं रवनीत बिट्टू। योगेंद्र यादव का ये योगदान है, और अगर उससे सरकार घबराती है और आप घबराते हैं, तो आपकी घबराहट आपको मुबारक। इस देश का किसान आंदोलन, इस देश का किसान हित मांग करता है कि सिर्फ योगेंद्र यादव नहीं, हजारों हजार योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनकारी, जिसको मोदी जी ने आंदोलन जीवी कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, वो इसमें सक्रिय हो, जो हजारों हजारों पहले से हैं उनके साथ। इसलिए आप जो बात कह रहे हैं, सोचिए कि आपने क्या कहा। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पे, कि आप पे हमला करवाने की बात। हमला करवाने की 24 तारीख की आपने बात की। आपने कहा मुझ पे उन्होंने हमला करवाया, कैसे? आपने कहा कि वीडियोस हैं, आया था ना आपको, आपने जंतर मंतर में बैठकर वीडियो एक इंटरव्यू दिया था, आपने कहा था वीडियोस है, पता लग जाएगा कि उन्होंने किया। भाई योगेंद्र यादव का भी कोई वीडियो दिखा देते ना, कि योगेंद्र यादव ने किसको कहा, क्या कहा, आप पे हमला हुआ तो योगेंद्र यादव वहां थे क्या, या उससे पहले वहां थे तो क्या बोले थे? रवनीत बिट्टू, तुम तो कोहेसिव, कंप्रिहेंसिव और शायद सोचकर बोलते नहीं हो। अगर योगेंद्र यादव को लेश मात्र भी जानते हो, तो आपको पता होना चाहिए उस व्यक्ति का और उस संगठन का, जिस संगठन से वो जुड़े हैं, उस पूरी राजनीति का आधार है अहिंसा, शांति, लोकतंत्र, न्याय, संवैधानिक ढांचे के अंदर आंदोलन न्याय के लिए। ये उनका विचार है, और इसी विचार के साथ वो खड़े हैं। इसलिए 24 तारीख की बात के लिए उन्हें दोषी मत ठहराइए। परंतु फिर भी आप क्यों मानेंगे? आपने तो 26 तारीख की बात भी कह दी। अब मैं आपको बताता हूं, वीडियो आपके पास तो नहीं है, पर मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, दिल्ली के अंदर करेंगे, याद है ना? उसके बाद एक चर्चा भी चल पड़ी थी, कुछ पोस्टर आने लगे थे कि जी झंडा राष्ट्रीय झंडा हो, तिरंगा हो, इसकी कोई जरूरत थोड़ी ना है। कुछ लोगों ने कुछ कुछ कहा होगा, सत्ता के लोगों ने इस तरह के प्रचार करने की कोशिश की होगी, ये संभव है। परंतु फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फैसला हुआ संयुक्त किसान मोर्चा का। उस फैसले के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें बहुत स्पेसिफिकली कहा गया, हर वाहन पर जो यात्रा में शामिल होगा, ट्रैक्टर या कोई दूसरा व्हीकल, उस पे एक तिरंगा लगा होगा और दूसरा किसान संगठन का झंडा लगा होगा। बहुत साफ कहा गया। फिर यह भी कहा गया कि राजकीय गणतंत्र 26 जनवरी को जो राजकीय सरकार जो प्रोग्राम करती है दिल्ली में, उस गणतंत्र यात्रा में, उस राजकीय गणतंत्र के प्रोग्राम में कोई विघ्न नहीं करेंगे, ना हमारा ऐसा इरादा है, ना हम ऐसा करना चाहते हैं। हम इस देश की आन बान शान को गिराना नहीं, ऊंचा उठाना चाहते हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था, योगेंद्र यादव ने भी कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, फेसबुक लाइव करके भी कहा था। और
शायद आपको नहीं याद होगा, योगेंद्र यादव ने 14 जनवरी को एक फेसबुक लाइव किया था और उसमें सिख फॉर जस्टिस के बारे में और इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं उनके बारे में क्या कहा था, वो आप सुनिएगा जरा। एक चिट्ठी आई है, कल किसी ने प्रेस रिलीज दिया है, अब सही है गलत है मैं पूरा कह नहीं सकता भाई, इन चीजों का मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, लेकिन कहीं अमेरिका से किसी एक संगठन ने, सिक्स फॉर जस्टिस करके एक संगठन है, उसने एक चिट्ठी निकाल दी है। चिट्ठी में क्या कहा गया है कि 26 जनवरी के मार्च में 26 जनवरी को जो जाके इंडिया गेट के ऊपर खालिस्तान का लगा देगा झंडा, उसको क्या कोई $2.5 लाख, मतलब समझ लीजिए कोई 2 करोड़ रुपया, इतना इनाम दिया जाएगा। बताइए क्या खेल है। अब ये कौन संगठन है, क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी कोई हरकत इस आंदोलन को तोड़ने और बदनाम करने की हरकत है। ये दोस्त नहीं है इस आंदोलन के, ये तो दुश्मन है इस आंदोलन के। भाई अपना जो एजेंडा हो, जिसका जो एजेंडा हो, इस आंदोलन में उसको मत लाइए। मुझे बहुत अच्छा सुना आपने, योगेंद्र यादव ने ये जो वीडियो सुना, ये 14 जनवरी को जारी किया था। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई रवनीत बिट्टू ने कुछ कह दिया, उस पर जवाब देने की इतनी भी क्या जरूरत है। बात तो आपकी ठीक है, इतनी गंभीर बातों पे जवाब नहीं देना चाहिए, परंतु आज हम बात इसलिए नहीं कर रहे। असल में रवनीत बिट्टू ने जो कहा उससे तो कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन, जो लोकसभा में उनके नेता हैं, उन्होंने बयान देकर कह दिया था हमारी पार्टी के इससे वास्ता नहीं है। अब जिस सांसद को उनकी पार्टी ने ही ऑन नहीं किया, उसका जवाब क्या देना। परंतु जवाब इसलिए दे रहे हैं कि लोकसभा के पटल पर कहा गया और एक सांसद ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हुए उस साथी का नाम लिया, उस व्यक्ति का नाम लिया जो संसद में नहीं है और संसद में अपनी बात नहीं कह सकता। इस भारत की पार्लियामेंट्री व्यवस्था की मर्यादा है कि जो व्यक्ति वह नहीं है उसकी बात कहे बिना उस पे इस तरह के आरोप और इस तरह की जजमेंट नहीं सुनाई जाएगी। उन्होंने, रवनीत बिट्टू ने उसको तार तार किया है, इसलिए ये बात कही गई और इसीलिए आज एक बयान जारी करके मांग भी की है कि ये जो कहा गया इसके बारे में प्रमाण पेश करें, और अगर प्रमाण पेश नहीं करते तो इस संसद में, लोकसभा में लगाए गए आरोप वापस लें। और योगेंद्र यादव ने बयान जारी करते हुए कहा है, मैं लोकसभा के अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि सदन के विशेषाधिकार के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ये संसद के, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर जो है, उनका न्यूनतम दायित्व बनता है। ऐसी हमारी समझ है, ऐसी भारतीय लोकतंत्र की समझ है, ऐसे भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम की समझ है, वो करना चाहिए। तो जब अधीर रंजन ने बयान दे दिया तो कुछ बहुत बचता नहीं है, परंतु फिर भी तथ्यों की समझ लेना चाहिए। वहां वापिस हो जाए, स्पीकर कुछ कह दे, परंतु लोकसभा में कहा गया, टीवी में चैनल्स पे चला, और सिर्फ ये योगेंद्र यादव का नहीं, ये मामला उससे बड़ा है और उसमें पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। क्योंकि आपको याद होगा 26 जनवरी को जो भी हुआ, उससे पहले जब इन्होंने घोषणा की संयुक्त किसान मोर्चा ने, हम ट्रैक्टर यात्रा करेंगे, दिल्ली के अंदर करेंगे, उसके बाद पुलिस से बातचीत हुई। पुलिस ने बातचीत के बाद एक रूट सजेस्ट किया और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेताओं ने बिल्कुल आपसी सहमति के साथ, सर्वसम्मति के साथ उस रूट को स्वीकार किया और उस रूट को 24 तारीख या 25 तारीख को सबके सामने जाहिर किया गया, रखा गया। सिंगू बॉर्डर से चलने वालों का एक रूट था, टिकरी वालों के लिए दूसरा रूट था, गाजीपुर के लिए तीसरा रूट था, और शाहजहांपुर, जो दिल्ली से जयपुर रोड पर हरियाणा से राजस्थान के अंदर एंटर करते हैं, वहां पर शाहजहांपुर है, वो जो शाहजहांपुर बॉर्डर है उसके लिए अलग रूट था। ये रूट तय हुआ था, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि हम रिंग रोड के बजाय इस तय रूट पे जाएंगे, हम राष्ट्रीय झंडा लगाएंगे, हम किसी राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और पीसफुल रहेंगे। कहा नहीं गया था सिर्फ, इसके लिए वॉलेंटियर्स अपॉइंट किए गए थे, इसके लिए ड्यूटियां लगाई गई थी, इसके लिए सब व्यवस्थाएं की गई थी। और ये सब व्यवस्थाएं करने के बाद 25 तारीख को कुछ लोगों ने, एक संगठन ने और कुछ और लोगों ने घोषणा की कि हम रिंग रोड पे जाएंगे। वो पुलिस के सामने था, पुलिस को मालूम था, और उस एक जो मजदूर किसान शक्ति संघ, जो मजदूर किसान
संघर्ष समिति जो है पन्नू जी और पंधेर जी वाली, उसके साथ तो पुलिस बात कर रही थी रूट को लेकर। ये सब जानकारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने रिंग रोड पे जाने वालों को रोकने का प्रयास नहीं किया और उनके नेतृत्व में कुछ लोग, जिसमें दीप सिद्धू वगैरह भी थे, उनके नेतृत्व में कुछ लोग एक इरादे के साथ अधिक संख्या जिधर लोग जा रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे चलते हुए और कुछ राह ना जानते हुए और एक अनजान पने में बहुत लोग लाल किला तक पहुंच गए। परंतु कैसे पहुंच गए? 26 जनवरी के दिन पूरा रास्ता पुलिस ने साफ कर दिया। कैसे अलाउ किया? अलाउ इसलिए किया कि 26 जनवरी के दिन सरकार ने जो खेल खेला था किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, वो खेल खेलना था। और वो खेल ये था कि पूरी गोदी मीडिया को चलाया गया कि देखिए कि किसानों ने लाल किला पर जाकर झंडा लहरा दिया, निशान साहब लहरा दिया। उन्होंने तो निशान साहब भी नहीं कहा, उन्होंने खालिस्तान का झंडा कहा था। और ये पूरा प्रचार किया गया और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। रवनीत बिट्टू ने संसद के अंदर सरकार के इस साजिश के बारे में एक शब्द नहीं कहा। रवनीत बिट्टू ने यह नहीं कहा कि सरकार ने होने दिया। रवनीत बिट्टू ने नहीं कहा कि किसान आंदोलन का जो नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चे का, उसने एक बात कही थी और अपने रूट पर गए थे और जो दूसरे लोग गए थे और उसका नेतृत्व करने वाले जो लोग थे उनको दोषी नहीं ठहराया रवनीत बिट्टू ने। इसी से उनके इरादे पता लगते हैं, इसी से पता लगते हैं कि उनके इरादे क्या है। और फिर इन्होंने जो कहा कि ये जो पहुंचे इनके साथ योगेंद्र यादव की सांझ थी, आओ जरा उसकी भी समीक्षा कर ले। उसमें जो व्यक्ति प्रमुख रूप से सामने आया, जो लाल किला पर भाषण दे रहा था, वहां था, बहुत लोग थे, वो थे दीप सिद्धू। मैंने कई बार कहा कि लाल किला पे जाने वाले लोगों के बारे में ये कहना कि ये देशद्रोह जैसी बात थी, उन्होंने कोई आर्म स्ट्रगल करते हुए जाकर कोई वैसा काम नहीं किया था। परंतु उस दिन वहां जाकर और उसका नेतृत्व करने वाले लोगों ने विशेष तौर पर, और जिन्होंने लाल किले तक जाने की बात की थी, किसान आंदोलन की विपरीत बात की थी, संयुक्त किसान मोर्चे के प्रोग्राम की विपरीत बात की थी, उन्होंने किसान आंदोलन को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी। 26 जनवरी के प्रोग्राम से देश दुनिया के अंदर जो माहौल बनना था किसान आंदोलन के पक्ष में, उसकी दिशा मोड़ी गई, उससे वो दिशा मुड़ गई। और उसमें कौन कौन एक्टर थे? कुछ वो लोग जिन्होंने प्लान करके कहा कि हम रिंग रोड पे जाएंगे और लाल किले पर भी गए, वहां भाषण दिए और उनको जाने की छूट दी कांग्रेस ने। दो ही तरह के तो एक्टर थे ना। अब उन्होंने पूरा का पूरा वृत्तांत बदल दिया। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि किसान आंदोलन को इससे जो नुकसान हुआ, उस किसान आंदोलन के हितों के प्रति या किसान आंदोलन के द्रोही वो हैं जिन्होंने इस नैरेटिव को बदलने दिया, जिसमें सरकार और सरकार का पुलिस तंत्र शामिल है। परंतु रवनीत बिट्टू ने उसकी बात नहीं की। तो चलो योगेंद्र जी यादव की बात कर लेते हैं कि उनका इन लोगों से क्या संबंध है। आंदोलन और ये संघर्ष 26 नवंबर को दिल्ली पहुंचा। उससे बहुत पहले 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को दीप सिद्धू ने शंभू बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगाने की घोषणा की। उससे कुछ दिन पहले पंजाब के किसान संगठनों के साथ कलाकारों की बैठक हुई जिसमें दीप सिद्धू भी थे। और उसके बाद उन्होंने उस शंभू मोर्चा लगाने की जो उद्घाटन था उसे करने के लिए योगेंद्र यादव को बुलाया। योगेंद्र यादव ने ये जानते हुए कि किसान संगठन और एक साथ हैं, एक साथ मोर्चा को चल रहा है, ये महसूस करते हुए इसी तरह की जानकारी रखते हुए उन्होंने हाँ कर दी। परंतु उनको 3 अक्टूबर को पता चला कि दीप सिद्धू से किसान संघर्ष जो है 32 किसान संगठन है उनके साथ नहीं है और दीप सिद्धू किसान संगठनों के खिलाफ भाषण देते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि इन्होंने इतने सालों में किसानों को क्या दिलवा दिया। इस तरह की एक अविश्वास उनके प्रति पैदा कर रहे हैं। और दीप सिद्धू जिस तरह से किसान आंदोलन को अपने वैचारिक आंदोलन के साथ ले जाना चाहते हैं और अपने वैचारिक आंदोलन की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन के कंधे पर चढ़कर, ये सब जानते हुए योगेंद्र यादव ने 3 अक्टूबर को ट्वीट कर कहा था कि मैं शंभू मोर्चा में 4 अक्टूबर को नहीं जाऊंगा। बावजूद इसके कि 4 अक्टूबर को उनका चंडीगढ़ का प्रोग्राम था और उन्होंने चंडीगढ़ का प्रोग्राम किया था, परंतु चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पे वो नहीं गए थे, क्योंकि दीप सिद्धू का जो किसान आंदोलन के प्रति, किसान नेतृत्व के प्रति और अपने वैचारिक जो उसकी दृष्टिकोण है, उस वैचारिक दृष्टिकोण की राजनीति को करने का उनका लालच जो था, उनका स्वभाव जो था, भाव जो था, उससे ये उन्होंने दूरी बनाई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी को घोषणा हुई,
हाँ, मुझे तो एक और बात याद आई। मुझे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ एक दिन कोई और थे। उन्होंने कहा कि देखिए जी, जब ये प्रस्ताव आया कि संशोधन कर देंगे, तो किसान तो उस पे राजी होने वाले थे, परंतु योगेंद्र यादव ने अगले दिन जाकर 2 जनवरी को ये घोषणा कर दी कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा होगी। भाई, अगर किसान आंदोलन का थोड़ा-सा कुछ जानते हैं, क, ख, ग, ABCD अगर जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की। उसके अंदर 26 जनवरी का प्रोग्राम तय हुआ। यह तय हुआ कि दिल्ली के प्रेस क्लब से इसकी घोषणा की जाएगी, और वहां प्रेस क्लब में घोषणा हुई। संयुक्त किसान मोर्चे की पूरी लीडरशिप बैठी थी, योगेंद्र यादव भी थे। ये घोषणा योगेंद्र यादव की नहीं थी, परंतु हाँ, ये सच है कि योगेंद्र यादव हर उस फैसले पर पूरी जज्बे के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ फूल चढ़ाते हैं, जो संयुक्त रूप से लिया जाता है। उसके बाद कोई इधर उधर की बात नहीं होती है, बिल्कुल उस पर वही बात होती है जो वहां फैसला हो जाए। और सुंदर बात इतनी है कि फैसले लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं किसान आंदोलन के अंदर। तो 2 जनवरी को घोषणा हुई, और 2 जनवरी के बाद आप सबने सुना होगा, योगेंद्र यादव से लगातार सवाल पूछे जाते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप दिल्ली में जाएंगे, पुलिस अगर आपका रास्ता रोकेगी तो आप क्या करेंगे? बैरिकेड तोड़ेंगे? योगेंद्र यादव ने कभी नहीं कहा कि बैरिकेड तोड़ेंगे, और ये योगेंद्र यादव ही कर सकते थे, क्योंकि उस समय माहौल ये था कि बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसेंगे। ये कहना बहुत अच्छा लगता था, बहुत पॉपुलैरिटी देता था, बहुत बहुत उत्साह देता था। परंतु क्योंकि योगेंद्र यादव की ना राजनीति वो है और ना उनकी भाषा वो है, इसलिए उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और पुलिस बैरिकेड हटाएगी। पुलिस को बैरिकेड हटाने पड़ेंगे, ये किसान आंदोलन की ताकत है। और उन्होंने कहा, जब ताकत बहुत ऊपर पहुंच जाती है और सरकार को पता चलता है, तो उसको उस ताकत के सामने झुकना पड़ता है। और ठीक वही हुआ था कि बैरिकेड हटाए गए थे, सिंगू बॉर्डर से हटाए गए थे, परंतु सिंगू बॉर्डर के 10 किलोमीटर आगे जाकर जहां तय रूट पे जाना था, वहां वही बैरिकेड लगाकर तय रूट को रोका गया था, और जो रूट तय नहीं था उसके बैरिकेड हटा दिए गए थे। वो एक अलग कहानी है। तो इस पूरी स्थिति को अगर आप देखें, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, चर्चा हुई, पुलिस के साथ बातचीत हुई, और आपको याद है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था, तिरंगा लगेगा, यूनियन का झंडा लगेगा हर वाहन के ऊपर जो दिल्ली में जाएगा, और किसी राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान नहीं होगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था। इसीलिए मैंने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा पूरा का पूरा किस तरह इस देश की लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलने जीने वाला समूह है, संगठन है, और यही उसकी ताकत है, यही उसको जीत दिलाता है, यही उसको उसकी उसकी आवाज को ऊंचा करता है। परंतु उस ऊंची आवाज से जिनको दिक्कत है, वो सत्ता में बैठे लोग हों, वो सत्ता के खिलाफ लोग हों, वो रवनीत बिट्टू हो, और कुछ और ताकतें भी हैं, उनका मैं जिक्र करूंगा। और वो ताकतें वो हैं जिनके प्रोग्राम में योगेंद्र जी 3 अक्टूबर को, जब 4 अक्टूबर को नहीं गए थे और ट्वीट कर दिया था, और उस दीप सिद्धू के आसपास की जो ताकतें या उस तरह के विचार के लोग हैं, उनको भी दिक्कत है, वो भी कहते हैं, उसको भी हम बात करेंगे। थोड़ा फेसबुक लाइव थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा ना। तो अब इस पूरी स्थिति में ये सब बातें होने के बाद 24 तारीख की घटना होती है। उसकी निंदा, जो रवनीत बिट्टू जी पर हमला हुआ, वो निंदनीय है, इसमें तो कोई शक नहीं। योगेंद्र यादव ने, किसान लीडरशिप ने, सबकी उसकी निंदा की, और उन्होंने भी कोई कंप्लेंट नहीं किया जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। वो बिल्कुल गलत बात थी, राजनीति में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा हो नहीं सकता। आपसे कोई सहमत है, आपके खिलाफ बोलता है, तब भी नहीं होना चाहिए। बस मैं एक आध बात कर दूं कि चाहे रवनीत बिट्टू ने जो भी कहा हो, उनके साथ मारपीट जैसा, धक्का मुक्की या उनको बोलने के से रोकने का कोई काम नहीं होना चाहिए था। ये उनका अधिकार था कि वहां आते, जिस प्रोग्राम में वो आए थे 24 जनवरी को, वो ही नहीं, कोई भी आए, उनको आना ही चाहिए, उनको बोलने का वहां मन संचालक मौका देते तो बोलना ही चाहिए। परंतु रवनीत बिट्टू ने उससे पहले जंतर मंतर पर बैठ के कुछ ऐसी बातें भी कही थी जो किसान आंदोलन को भी सवाल करती थी। किसी और दिन उन वीडियोस को भी आपके सामने रखेंगे अगर जरूरत पड़ी। और एक वीडियो तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो उन्होंने शायद नवोदय टाइम्स को एक को देते हुए कह रहे थे वो, कि किसान लीडरशिप कर क्या रही है, जब बातचीत करने जाती है तो विज्ञान भवन में ही धरना लगाकर क्यों नहीं बैठ जाते, उनको वहीं डट जाना चाहिए। इस तरह की बात वो कर रहे थे। वो
जो आरोप योगेंद्र यादव पे लगा रहे हैं वैसा योगेंद्र के बारे में तो कुछ नहीं है, रवनीत बिट्टू के बारे में इस तरह की बातें हैं। और वो जब ये कह रहे थे तो मकसद ये नहीं था कि भाई आंदोलन तेज कैसे होगा, सरकार पे दबाव कैसे बनेगा। असल में वो लीडरशिप जो वहां जा रही थी वो बात कर रही थी, बात लगातार जारी रख रही थी, उस पर सवाल उठा रहे थे कि वो इतना आक्रामक कदम क्यों नहीं उठाते। इस तरह से पूरी लीडरशिप को खारिज करने का एक अभियान चल रहा था। तो साथियों, 25 तारीख का मैंने जिक्र किया, 25 जनवरी को पूरी हिदायतें जारी हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ड्यूटियां लगी वॉलंटियर्स की, उसके लिए जगमोहन जी को नियुक्त किया गया कि वो इसकी पूरे इंचार्ज होंगे, देखेंगे। ये सब हुआ और 25 तारीख को ही संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के ऊपर कुछ लोग आ चढ़े और उन्होंने कहा कि रिंग रोड पे जाएंगे। वो सब भी आपको याद है, सब लोगों ने देखा और पुलिस के सामने भी था। और 26 के बाद को जो हुआ, सुबह दूसरे ग्रुप को जो रिंग रोड पे जाने की बात कह रहे थे उनके लिए पहले रास्ता खोला गया, वो पहले चले गए। और जब संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर गए तो जिस तय रूट पे जाना था हमारा रास्ता रोका गया और रिंग रोड वाले पे लोगों को जाने के लिए पुलिस ने भी बाध्य किया या उकसाया, प्रेरित किया। उसके बाद आगे की घटनाएं हुई। अब 26 तारीख के बाद क्या हुआ? 26 तारीख के बाद, हाँ एक बात मैं जिक्र कर दूं फिर अगली बात करेंगे। 26 तारीख को योगेंद्र यादव कहां थे? रवनीत बिट्टू ने कहा ना कि ये इन्होंने करवाया, तो जानना चाहिए योगेंद्र यादव कहां थे। 25 जनवरी की शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, योगेंद्र यादव सिंगू बॉर्डर पे थे। उसके बाद वो शाहजहांपुर गए क्योंकि उनको शाहजहांपुर से जो ट्रैक्टर परेड होनी थी उसमें शामिल होना था, उसमें रहना था। ये संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में जो साथियों के बीच में बात हुई थी उसके मुताबिक उनकी ड्यूटी वहां थी और वो वहां पहुंचे थे। और 26 तारीख को उन्होंने यात्रा की, सिंगू बॉर्डर से यात्रा चली और उसमें ये देखिए आपके सामने वो खबर है जो अगले दिन छपी थी। योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर और राजा राम मील जैसे नेताओं के प्रबंधन का दिखाया असर। 55 किलोमीटर में 8 घंटे की परेड रही शांतिपूर्ण, ये खबर है। और दूसरी खबर भी बड़ी है, खेड़ा बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर परेड मानेसर तक 8 घंटे चली, 26 राज्यों की निकली झांकी। ये क्या है? ये खेड़ा बॉर्डर वही है जिसको मैं शाहजहांपुर बॉर्डर कह रहा हूं। हरियाणा के 52 और उधर आगे शाहजहांपुर, ये बॉर्डर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक जहां बॉर्डर है और जहां धरना चल रहा है, किसानों का मोर्चा चल रहा है, पूरा हाईवे जाम है और उस हाईवे के साथ में साइड लेन खुला है जो इमरजेंसी के व्हीकल जा सके, उसको खेड़ा बॉर्डर कहते हैं। योगेंद्र यादव 25 तारीख को वहां पहुंचे और 26 तारीख को जो वहां से यात्रा शुरू होकर मानेसर तक जिसको आना था तय रूट पे, वो वहां तक आई, वापस गई, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 8 घंटे वो यात्रा चली। ये आपने देखा, योगेंद्र यादव वहां थे। अब पता नहीं रवनीत बिट्टू को कहां से सपना आया। और इतना ही नहीं, योगेंद्र यादव ने उसी दिन जब 26 तारीख को लाल किले वाली घटना का पता चला तो निंदा कही, उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने कहा, उन्होंने पुलिस को भी कहा कि ये क्या हो रहा है, आप हमारे लोगों के रास्ते रोक रहे हैं। ये भी पुलिस के साथ उनकी जो बातचीत हुई, पुलिस को उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने हमसे वादा अलग किया था, वो भी है। इसलिए योगेंद्र यादव कर एक बात रहे थे कि शांतिपूर्ण रहे, तय रूट पर रहे और वो इसमें शामिल थे खेड़ा बॉर्डर से, वही वैसा हो रहा था। इस सब के तो गवाही है, एविडेंस है। परंतु रवनीत बिट्टू इस देश की संसद में, मुझे रवनीत बिट्टू क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, चिंता नहीं है, वो झूठ बोले, उन्हें मुबारक, जनता देखती है। परंतु इस देश की संसद में, लोकसभा में अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हुए कोई झूठ बोले, वो चिंतनीय है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं साथियों। अब आपने ये देखा कि उस दिन क्या हुआ। फिर 26 तारीख को जो हुआ, लाल किले पे निशान साहब का लहराया गया, किसान यूनियन का झंडा लहराया गया, दीप सिद्धू ने भाषण दिया। तो 27 तारीख को, 26 की रात तक लोग लौटे, इंटरनेट बंद हो चुका था और 27 तारीख को सुबह संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत विस्तार में इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और यहां हम इसका लिंक डाल रहे हैं। उस लिंक पे आप जाइए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 15-20 मिनट लंबी बात इसी विषय पे है, इसलिए उसका कोई एक छोटा हिस्सा दिखाने की बजाय लिंक आपको हम दे रहे हैं ताकि आप सुन सकें, जिसमें उन्होंने कहा कि, अगर वो लिंक यहां हमारे साथी डाल देंगे, उन्होंने कहा स्पेसिफिकली कि जो रिंग रोड पर गए, जो लाल किला पर गए और वो जो घटना हुई उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसके लिए उन्होंने किसान मजदूर संघर्ष समिति के पंधेर साहब, ये आपके सामने वो लिंक है,
और ये इसके पोस्ट में भी नीचे मैसेज वाली जगह भी हम डाल देंगे ताकि खोल के देख सकें आप। और उसके बाद उन्होंने दीप सिद्धू के बारे में बात की और ये भी कहा कि दीप सिद्धू का हम सामाजिक बहिष्कार करते हैं। ये सब बातें कही। उन्होंने कहा कि ना हमारे प्रोग्राम था, ना हमारा एजेंडा था। हमारे प्रोग्राम, हमारे इस ट्रैक्टर परेड के पूरे अभियान को फेल करने के लिए इन कुछ लोगों ने इस तरह का प्रयास किया, इस तरह का प्रोग्राम बनाया और सरकार ने उसको फैसिलिटेट किया। अब सरकार ये दोनों कितने मिले थे ये वो जाने, गवाही और जांच बताएगी कभी। परंतु उन्होंने बहुत साफ कहा, निंदा की, और उस निंदा करने वाली मीटिंग में योगेंद्र यादव भी थे। रवनीत बिट्टू ने कितनी की मुझे नहीं मालूम। खालिस्तान के बारे में रवनीत बिट्टू बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, अच्छी बात है, उनका विचार है, बोलना चाहिए। और मैं भी खालिस्तान का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है इस देश के अंदर उसके खिलाफ हूं। जैक्सन आंदोलन उसके खिलाफ है। इस देश की लोकतंत्र में इस तरह के अभियान का, इस तरह की बातचीत का कोई जगह नहीं है। इसलिए आपने देखा था सिख फॉर जस्टिस जो कर रहा था उसका भी योगेंद्र यादव ने 14 जनवरी को खंडन किया था। अब सारा मामला क्या है, योगेंद्र यादव पे आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के सामूहिक फैसलों को अपनी समझ से, अपनी आर्टिकुलेटेड भाषा से, अपने लेखन में, अपने वीडियो में, अपने इंटरव्यू में बेहतर तरीके से कहते हैं। और किसान यूनियन के, किसान नेतृत्व के सभी लोग ये काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। योगेंद्र यादव भी करते हैं। परंतु शायद सरकार को कभी कभी लगता होगा कि बाकी लोगों की रीच पंजाब में ज्यादा है, योगेंद्र यादव की रीच पंजाब से बाहर भी जाती है, शायद इसलिए थोड़ा नाम लेकर ज्यादा घबराहट पैदा होती है और नाम लेकर अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये एक संभावना है। परंतु बातचीत के पक्ष में किसान नेतृत्व है, योगेंद्र यादव भी है, बार बार उन्होंने कहा है और दृढ़ता से अपनी मांगों पे डटे हैं। बार बार ये कहा गया है और इन मांगों से किसान पीछे नहीं हट रहा है, किसान पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसके जीवन का सवाल है। इसमें अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए सरकार चाहे बिट्टू जैसों को अपना एजेंट बनाए या उनसे ऐसी बातें कहलवाए या 26 जनवरी जैसी घटना को हिस्सों में बांटकर जिन्होंने किया उन पे आरोप लगाने की बजाय पूरे किसान आंदोलन पे लगाने की कोशिश करे। परंतु इन्हें मालूम होना चाहिए कि सच के ऊपर झूठ चिपकता नहीं है और इसलिए सरकार ने जो किया वो झूठ 26 तारीख की घटना के बाद भी किसान यूनियन पे नहीं, किसान लीडरशिप पे नहीं चिपका, क्योंकि किसान लीडरशिप सच थी। संयुक्त किसान मोर्चा अपने फैसले पे अडिग था और उसके बाद बिट्टू जो कह रहे हैं वो भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि सच पे झूठ नहीं चिपकता है। ये एक बात। दूसरा, कुछ बातें मैंने आपसे कही कि बिट्टू संसद में जिस तरह उनके साथ घेर लिए गए थे, उस बौखलाहट में शायद कुछ कह रहे हैं, ना मालूम कौन सी बौखलाहट है। तो 14 जनवरी का इंटरव्यू सुन लें। और बौखलाहट तो उनकी इतनी थी कि वो यहां तक कहते हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घेराव हो रहा है, वो सही नहीं है। और फिर जब उनको टोका टोकी होती है उनकी किसी बात पे, तो कह रहे हैं कि ठीक है फिर मैं आपको नहीं बचाऊंगा। हैरानी की बात है, मैं नहीं बचाऊंगा मतलब क्या? और फिर तो इसके आगे जाकर अनुराग ठाकुर को भी बहुत कुछ कहते हैं। बस उसी रॉ में वो योगेंद्र यादव वाली बात पे आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद घिर गए हैं और फिर इस तरह का झूठे आरोप लगाने की बात करते हैं। इसको आप देखिए, मुझे लगता है कि काफी बात तो हो ही गई है, तो इसको हम आगे बढ़ेंगे कि इस पूरी बातचीत के अंदर अब दो पक्ष और जिनका मैंने जिक्र किया था। एक तो रवनीत बिट्टू ने लोकसभा में जो कहा, ये एक आरोप, ये एक बात थी जिसका जिक्र करना जरूरी था। और फिर जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, और एक अभी वीडियो चल रहा है कि 2018 में ये कहना था, उसका जिक्र, उसके बारे में मैं कह दूं कि उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज खेती किसानी के को लेकर जो कानून है उनमें बहुत कमियां हैं, उनमें बहुत सुधार की जरूरत है। और ऐसे सुधार की जरूरत है जिसके चलते किसानी जो है उसको गरिमापूर्ण जीवन वो जी सके, उसके बच्चों का अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा समाज में रहने के लिए गरिमापूर्ण जीवन मिले। ऐसा अगर चाहते हैं हम, उनकी इनकम अच्छी चाहते हैं, तो उनमें सुधार करने की जरूरत है। हम आज भी कहते हैं, कल भी कहते थे, 2018 में भी कहते थे। हम ये भी कहते हैं कि खेती किसानी राज्यों का विषय है और राज्यों को ही कानून बनाना चाहिए, केंद्र सरकार का विषय नहीं है। केंद्र सरकार
इस तरह से जैसे अभी 3 कानून बनाए हैं, इनमें 2 खास तौर पे ऐसे कानून बनाकर फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर पे चोट कर कर राज्यों के अधिकारों को छीनती, इसमें कोई शक नहीं। परंतु सरकार ने भी जो 3 कानून बनाए हैं वो सुधार नहीं है, वो सुधार का नाम लेकर खेती किसानी को उजाड़ने का एक षड्यंत्र है। कॉर्पोरेट को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का एक पूरी साजिश है। और अब सरकार और रवनीत बिट्टू जैसे लोग ये कहना चाहते हैं कि आप जो सुधार की बात कर रहे थे, अब तो हमने कुछ तो कर दिया, इसे सुधार मान लीजिए। नहीं, आज का ना किसान इसे सुधार मान सकता है, ना हम मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकता आज का नागरिक इसे सुधार? क्योंकि आज किसान को पढ़ना आता है, किसान के बच्चे आज ट्विटर पर चलाते हैं, पढ़ते हैं, उसके अक्षरों के अंदर छुपे हुए अर्थ समझते हैं, और इसीलिए आज ये आंदोलन खड़ा है। इसीलिए ट्रैक्टर टू ट्विटर का अभियान भी चलता है, इतना तेजी से चलता है कि सरकार घबरा कर ऐसे ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने की बात करती है, आदेश करती है ट्विटर को। ये इसकी ताकत है। यदि आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ेगा, ये सारे प्रयासों के बावजूद, क्योंकि आपने सुधार के नाम पर खेती किसानी को उजाड़ने का एजेंडा लेकर आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसे मान लें कि सुधार है, ये सुधार नहीं। और इसीलिए जो हमने 2018 में कहा था सुधार होना चाहिए, हमने कहा आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर बेहतर व्यवस्था की जाए जिससे किसान को फायदा हो। आज भी हम कहते हैं, 2018 में हमने कहा कि किसान और उत्पादक के बीच में अलग अलग तरह के लोग क्यों हों। आज आपने उनके जो बीच में लोग हैं उत्पादक और किसान के, उनको हटाया नहीं है, उसके अंदर बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारियों को शामिल कर दिया। बड़े व्यापारियों को, बड़ी पूंजी वालों को बीच में आकर सब कुछ हड़प लेने की छूट दी है, ये हमने उसमें कहा है। और आज भी इसी बात पे हम खड़े हैं कि आपको छूट नहीं दी जा सकती। आप किसान और कंज्यूमर दोनों के बीच में बाकी लोगों को हटाइए, इसकी जरूरत नहीं है, और उसी से किसान को लाभ मिलेगा। अब मैं आपको एक और बात कह दूं, मैंने कहा था ना, जिक्र करेंगे योगेंद्र यादव ने पिछले सालों में किसानों के मुद्दे पर क्या किया। 2015 में इस देश में मोदी की सरकार भूमि अधिग्रहण का जो कानून है उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। योगेंद्र यादव के नेतृत्व में हमने एक अभियान शुरू किया था हरियाणा में। जो सांसद हमारे हैं उनको जाकर नमक की थैली दी थी और कहा था कि नमक आपने खाया है किसान का, इसलिए किसान के हक में खड़े होइए और इस संशोधन का विरोध कीजिए। ये पहला प्रयोग किया था, काम किया था हमने। उसके बाद 1 अगस्त को पंजाब के ठीकरीवाल गांव से, जो एक बहुत बड़े किसान नेता हुए ठीकरीवाल, उनका गांव है, वहां से एक ट्रैक्टर यात्रा शुरू की। आज ट्रैक्टर की धूम है, ट्रैक्टर की ताकत आज सामने है। 1 अगस्त को योगेंद्र यादव के नेतृत्व में ठीकरीवाल से यात्रा शुरू की, ट्रैक्टर यात्रा, जो 10 अगस्त को 9 अगस्त की रात को दिल्ली पहुंची और 10 अगस्त को एक बड़ी रैली की, और उसमें देश भर के गांव-गांव से एक कलश में मिट्टी लाई गई थी। वो दृश्य भी आपके सामने कभी लाएंगे, याद दिलाएंगे, आपको सब बहुत लोगों को याद होगा। और वो मिट्टी लाकर ही कहा गया था कि इस देश के किसान को अगर बचाना है तो इस देश के किसान को न्यूनतम आय की गारंटी देने का कानून बनाना चाहिए। ये पहला प्रयोग हमने किया था, ये तब कहा था हमने। ये 2015 अगस्त की बात मैं कर रहा हूं। फिर 2015 के अक्टूबर में आते आते इस देश में सूखे की बड़ी मार थी, चर्चा थी। कर्नाटक से लेकर हरियाणा के तोशाम तक 4,500 किलोमीटर यात्रा योगेंद्र यादव के नेतृत्व में जय किसान आंदोलन ने की और सूखे को एक राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम किया। ये उस दौर की बात है जब सूखे के बारे में हमारा मीडिया चुप था, हमारी सरकारें चुप थी, हमारे राजनीतिक दल चुप थे, और उनको जो क्रिकेट का ये 2020 कुछ होता है उसमें पानी की व्यवस्था ना हो, कमी हो जाए, इसकी चिंता तो थी, पर देश में सूखे की चिंता नहीं थी। उसको हमने उठाया था। फिर 2016 में इसी सूखे की बात को लेकर विदर्भ महाराष्ट्र में और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के यहाँ पर दोनों जगह 10-10 दिन की पद यात्रा योगेंद्र यादव के नेतृत्व में जय किसान आंदोलन ने की। वहां की स्थिति का आंकलन किया, वहां की स्थिति जानी, और उसके बाद हम कितना संविधान को मानते हैं। हम आंदोलन जीवी भी हैं, हम संविधान को जीने वाले भी हैं। हम आंदोलन को भी जीते हैं
संविधान को भी जीते हैं और यही हमारी जीवंतता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया स्वराज अभियान ने, जिसमें कहा गया सूखा है, सरकारें चुप हैं, सरकारें जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसकी पालना नहीं कर रही है, मनरेगा की पालना नहीं कर रही है, लोगों की बहुत बुरे हालत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मई के आखिर में, मई 2016 के आखिर में। अब उस ऑर्डर की पालना सरकारें करेंगी या नहीं करेंगी, इसको छोड़ नहीं दिया। हमारे ही युवा साथियों ने, यूथ फॉर स्वराज के साथियों ने एक कैंपेन चलाया और बहुत सारे युवाओं को इनरोल किया, रजिस्टर किया, उनकी टीम बनाकर बुंदेलखंड, विदर्भ, सब जगहों पर गांव-गांव भेजा और वहां जाकर वो कोई 1 हफ्ता, कोई 10 दिन रहे और वहां से रिपोर्ट लेकर आए कि कहां पर सरकारें कितना काम कर रही हैं और कितना नहीं कर रही हैं। और वो रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर किया कि ये हमने धरातल पर जाकर जानकारी ली है और सरकारें इसे लागू नहीं कर रही हैं जो आपका ऑर्डर है। उसके बाद सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के ये जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज थे, इनको बुलाकर हिदायतें दी थी। ये भी हिदायत दी थी कि वहां पर फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बच्चों के लिए दूध, अंडे या इस तरह की चीजें जो उनको मेल न्यूट्रिशन से बचा सके, उसका सरकार प्रबंध करे। ये सवाल हमने उठाया था। उसके बाद आपको याद होगा, ये मंदसौर में किसानों पर गोली चली, मध्य प्रदेश में किसान मारे गए और उसके बाद देश के किसानों में अंदर एक विशेष तरह का विचार बना, एक नई उमंग उठी और उमंग अन्याय के खिलाफ लड़ने की थी। और नयापन उसमें यह था कि अब किसान आंदोलनों को इकट्ठा होना होगा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ, जिसमें जैक्सन आंदोलन के साथी योगेंद्र यादव और आविक शाह ने भी अन्य सब साथियों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका संगठन हुआ और वो लगातार आंदोलन जारी रहा। किसान संसद हुई, वोट क्लब पर हुई, रामलीला मैदान में कितने लोग आए 2018 में, आप सबको याद होगा। और इतना ही नहीं, AIKCC ने 2 बिल संसद के सामने रखे प्राइवेट बिल के तौर पर। 2 बिल क्या थे? कर्ज से मुक्ति और फसल का पूरा दाम। यह अभियान भी चलाया और इसका 2 ड्राफ्ट भी रखा प्राइवेट बिल के तौर पे। बिल पेश किए गए संसद में। इस कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अन्य राजनीतिक दलों ने उस पर बात नहीं की, परंतु किसान संगठनों ने की, जिसमें हम भी शामिल थे, जिसमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे। ये सब हमने किया। उसके बाद AIKCC ने जब ये अब 3 कानून आए तो जून से ही अपनी बात कहनी शुरू की और अक्टूबर के आखिर में आते आते देश के बाकी कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर एक संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया, जिसमें AIKCC थी, शिवराम कक्का जी का कोऑर्डिनेशन था, बलवीर राजेवाल जी का कोऑर्डिनेशन था, गुरनाम सिंह जी का कोऑर्डिनेशन था। ये सब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। योगेंद्र यादव उसके एक सदस्य हैं और उसी सदस्य के नाते अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन में पूरा योगदान है। और इतना ही नहीं, अभी विस्तार से बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। हरियाणा में यात्रा की तो हरियाणा में 10 दिन तक पैदल यात्रा करके किन सवालों को उठाया। कितने सालों से 2017-18 से लगातार सरसों और बाजरा की जो MSP पे खरीदो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में हमने कैंपेन चलाया। लॉकडाउन के बीच में जब सब कुछ रुका हुआ था, उस समय में हमने एक ऑनलाइन किसान चौकी लगाई। हमारे साथी मंडियों में जाकर सूचनाएं देते थे, जहां गड़बड़ी हो रही थी उनको हमने हर तरीके से डिजिटल माध्यम से उठाया, उसको रखा। ये सब सवालों को हमने उठाया है। और जो ये भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कानून आने वाले थे, जो ये सरकार 3 बार ऑर्डिनेंस लाई थी, उसमें इस देश के अन्य संगठनों के साथ साथ जैक्सन आंदोलन ने भी योगेंद्र यादव के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ये मैं इसलिए रेखांकित कर रहा था कि जो आज सवाल कर रहे हैं वो रवनीत बिट्टू हो या सरकार के, सत्ता के, भारतीय जनता पार्टी के अन्य ट्रोल हो या अन्य एजेंट हो, वो ये जान ले, उनको पता होना चाहिए। तो साथियों, 2 बातें मैंने आपसे कही कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से परेशान है और क्यों परेशान है। कांग्रेस पे इसका फायदा उठाना चाहती है आंदोलन का, और कांग्रेस चाहती है कि उसके दौर में क्या नहीं हुआ उसका जिक्र ना किया जाए। और योगेंद्र यादव और किसान आंदोलन ये जानते हैं, और योगेंद्र यादव इसको प्रमुखता से कहते भी हैं कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 70 साल में कांग्रेस के राज में, और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, उस तरह से किस तरह की व्यवस्था रही और किसान की हालत बद से बदतर होती चली गई। इस देश की जो नीतियों का निर्माण हुआ, उन नीतियों में किसान कहीं था ही नहीं, किसान का भला कहीं था ही नहीं। स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट
जिसमें फसल की पूरी लागत का 1.5 गुना भाव देने की बात थी, वो कांग्रेस के समय में आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, कांग्रेस ने लागू नहीं की थी। इस सच को जब बोलते हैं तो कांग्रेस के कुछ समझदार लोग इस सच के कड़वे घूंट को पी लेते हैं, परंतु कुछ रवनीत बिट्टू जैसे लोग अन्य कारणों से प्रभावित होकर या अपनी खाल बचाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। परंतु ये सच है, इस सच को कहना होगा, इस सच को जानना होगा, इसको रेखांकित करना होगा। इससे ना भारतीय जनता पार्टी का गुनाह खत्म होता है ना कांग्रेस का, दोनों गुनाहगार है, सत्ता में रही। साथियों, एक तीसरा संगठन और है, संगठन कहिए, धारा कहिए, विचार कहिए, वो भी योगेंद्र यादव को टारगेट पे रखता है। उनको भी योगेंद्र यादव के से बहुत तकलीफ है, और वो है, क्या कहें उनको, उनमें यूं कहें कि वो जो खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग हैं, या यूं कहें कि जो बहुत ही एक विचारधारा विशेष, जिसको खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, उधर झुकने वाले लोग हैं, और उनको लगता है कि उनके एजेंडा के बीच में योगेंद्र यादव की आर्टिकुलेशन, योगेंद्र यादव का विचार रास्ते में आता है, परंतु वो अटैक करते हैं। वो किस बात पे अटैक करते हैं? एक साथी का मैं मैसेज पढ़ रहा था एक दिन फेसबुक पर, उन्होंने कहा योगेंद्र यादव राष्ट्रवादी, ये पंजाब के किसानों का क्या करेंगे? तो योगेंद्र यादव को राष्ट्रवादी कहकर आरोप लगाते हैं। उनकी दिक्कत ये भी है कि योगेंद्र यादव 4 अक्टूबर के दीप सिद्धू के प्रोग्राम में नहीं आए थे। जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का एजेंडा दीप सिद्धू चला रहे थे किसान यूनियंस के खिलाफ और अपनी वैचारिक राजनीति के रास्ते पे बढ़ने की बात कर रहे थे, किसान आंदोलन के कंधे पे कदम रखकर, उसका भी विरोध किया था। और 26 जनवरी को ना तो राजकीय गणतंत्र परेड में या उस प्रोग्राम में कोई विघ्न हो, तिरंगा लगाया जाए और किसी राष्ट्रीय स्मारक पे कोई नुकसान नहीं हो, कोई छेड़खानी नहीं हो, ये कहने वाले, प्रमुखता से इस बात को कहने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के एक सदस्य योगेंद्र यादव भी थे। सबने कहा था, योगेंद्र यादव ने भी कहा था। और फिर योगेंद्र यादव हरियाणा से आते हैं, तो इनमें से कभी कभी वो हरियाणा कनेक्शन निकालकर भी इस सवाल को उठा देते हैं। अब चलते चलते एक बात और बता दूं, बात लंबी हो रही है। 2005 में योगेंद्र यादव और मैं, हम सब एक संगठन में काम करते थे, संपूर्ण क्रांति मंच। हमने एसवाईएल के विवाद पर एक बात पुस्तिका निकाली थी। हमने तब भी कहा था कि एसवाईएल पर जो पानी का विवाद पंजाब हरियाणा के बीच में बनाया जा रहा है, इसे अपने अपने वोट के लिए पार्टियां दोनों राज्यों में इस्तेमाल करती हैं। कोर्ट के फैसले पर हरियाणा में पटाखे छोड़े जाते हैं, तो दूसरी तरफ गर्म बातें होती हैं। ये दोनों ही खतरनाक है। फैसला आया है, फैसले की रोशनी में दोनों राज्यों के किसानों को, दोनों राज्यों के लोगों को बैठकर एक दूसरे के दर्द को समझते हुए इसका रास्ता निकालना चाहिए। यही बेहतर है, यही राष्ट्रवाद है हमारा। हमारा राष्ट्रवाद यही है कि जब पंजाब और हरियाणा के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर विवाद होता है, तो वहां के लोग बैठकर अपनी सहमति से, आपसी समझ से एक फैसला कर लें, एक नतीजे पे पहुंचे, एक निर्णय ले लें। हमारा राष्ट्रवाद ये भी है कि जब तमिलनाडु में सूखे से लोग प्रभावित होते हैं, तो हम यहां से तमिलनाडु उनके पक्ष में जाकर खड़े होते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। शायद इससे ज्यादा हम कुछ करने की स्थिति में नहीं होते, क्षमता भी नहीं है हमारी, परंतु हम ये आवाज उठाते हैं। बुंदेलखंड और विदर्भ के सूखे की बात हम उठाते हैं। ये हमारा राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद राज्यों के अधिकारों को मजबूती देना, इस देश के संवैधानिक फेडरलिज्म को मानना हमारे लिए राष्ट्रवाद है। इस देश के संविधान के हर सिद्धांत, जो न्याय का है, जो समता का है, सेकुलरिज्म का है, फेडरलिज्म का है, उसको मानना, उस पर आगे बढ़ना हमारा राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद वो भी नहीं है जो कुछ लोग खालिस्तान की बात करते होंगे और वो बताना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के अर्थ क्या होते हैं और फेडरलिज्म के अर्थ क्या होते हैं। हमें उनसे भी नहीं सीखना है, क्यों, हमारी अपनी समझ है, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से बहस कर सकते हैं, हम खालिस्तान समर्थकों से बहस कर सकते हैं, परंतु हमारी राष्ट्रवाद को लेकर अपनी एक समझ है, और वो समझ ये है कि ये देश, इस देश का सर्वधर्म बहुलतावादी है। सब धर्मों, सब जातियों, सब बोलियों के लोग यहाँ हैं। कोई किसी पर कॉर्सी मेथड यूज करके अपनी ताकत का, अपने मेजोरिटी का दूसरों को दबा नहीं सकता।
सबको अधिकार होने चाहिए, सब अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों के साथ जी सकें, और यही हमारा संविधान कहता है। ये जो संविधान कहता है वो हमारा राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद इतना कमजोर नहीं है। हम कोई जर्मनी से उधार नहीं लेते हैं राष्ट्रवाद, हम किसी और भी यूरोपियन कंट्री से उधार नहीं लेते हैं। हमारा राष्ट्रवाद किसी एक तबके की, एक पहचान वालों की प्रभुता का या उनके डोमिनेंस का राष्ट्रवाद नहीं है। हमारा सबका साझा, जो पंजाब के अंदर हम यूज इस्तेमाल करते हैं, बहुत शब्द इस्तेमाल होता है, पूरा पंजाबियत का, सिक्खी का एक पूरा सिद्धांत है, सांझवालता, साझापन। इस साझापन की जो बात है वही हमारा राष्ट्रवाद है। परंतु हमारे कुछ ऐसे साथियों को दिक्कत होती है, वो भी अटैक करते हैं, उनको भी लगता है सवाल है, उनका वाजिब सवाल है, इसलिए उनको लगता है कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है ये उनके रास्ते में आता है, ये भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में आता है, ये कांग्रेस के रास्ते में आता है, और ये आता है कुछ खालिस्तान जैसी बात करने वाले लोगों के रास्ते में। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि जब जब खालिस्तान का नाम आता है तो इसको भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है। पंजाब हो या देश का कोई हिस्सा हो, किसी भी समाज को अपनी पहचान के साथ प्राइड महसूस करने का अधिकार है। वो पंजाब के सिखों को भी है, और उनका इतिहास इतना गौरवमयी है कि वो इस पे प्राइड महसूस करें। ये सबका अधिकार है, उनका भी अधिकार है। सबकी पहचान को उतना ही रेखांकित और सम्मान दिया जाना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, ये भी होना चाहिए। परंतु पंजाब में मेरी समझ से बहुत छोटा हिस्सा होगा, बहुत छोटा हिस्सा, जो खालिस्तान जैसी बात करता होगा, जो अपने पंजाबियत पे, अपने सिख धर्म पे गौरवान्वित होता है, उसको आप खालिस्तानी नहीं कह सकते। आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि आपकी पहचान ही है इसलिए आप ऐसे हो गए। ये जो परंपरा है ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, और कांग्रेस के लोग इसको बार बार मौके बेमौके इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, ये एक पूरा संदर्भ है जिसमें योगेंद्र यादव पर बार बार हमले होते हैं, और उन हमलों के बारे में बात होती रहेगी, हमले भी होते रहेंगे, कभी कभी जवाब भी आएंगे। परंतु इस पूरी बातचीत के लबोलबाव ये है कि जो बातें कही जाती हैं उनके तथ्यों के आधार पर परखिए, तथ्यों को जानिए। इस देश में, इस दुनिया में, आज के दौर में जिसके पास कम्युनिकेशन के आईटी सेल बड़े हैं, ट्रोल आर्मी बड़ी है, वो किसी को भी खंडित, भंडित, भ्रमित करता है। सरकार इस देश के इतने बड़े किसान आंदोलन के साथ यही कर रही है, कुछ लोग योगेंद्र यादव के साथ भी यही कर रहे हैं, और इन सत्ता में रहने वाले लोगों को हमेशा उनसे खतरा होता है जो इनकी सत्ता की नींव को हिला देते हैं, क्योंकि इनकी सत्ता लोगों के हितों के विपरीत जाती है, अन्याय करती है, और जब अन्याय करती है तो उस अन्याय के खिलाफ जो डटकर खड़े हो जाते हैं, उनको ये सत्ताएं और सत्ता के आसपास के लोग हमेशा इसी तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उस समय आप तथ्यों को देखिए, तथ्यों को जानिए। मेरी इन सब बातों के साथ साथ मैं आपसे एक बात कहूंगा, जैसा मैंने कहा, इसको हूबहू विश्वास मत करिए। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विश्वास हूबहू करने की जरूरत नहीं है। आज के डिजिटल दौर में, आज के इंटरनेट के दौर में, फेसबुक व्हाट्सएप के दौर में, यूट्यूब के दौर में, हर बात हमारे पास लाइन में है। योगेंद्र यादव का फेसबुक पेज है, योगेंद्र यादव, उनका ट्विटर अकाउंट है, आप उस पे जाइए, आप उनका पिछले सालों का इतिहास देखिए, उनके भाषण देखिए, उनके प्रेस में बोले वाक्य देखिए, उनके प्रेस को दिए हुए बाइट देखिए। सब में आप पाएंगे कि योगेंद्र यादव इस देश के अंदर अहिंसा, शांति और संवैधानिक तरीके के अंदर लोकतांत्रिक दायरों में रहते हुए लोकतांत्रिक आवाज उठाना चाहते हैं, न्याय की आवाज उठाना चाहते हैं, समता की आवाज उठाना चाहते हैं, और ये सब करते हुए सत्ता के हर जोर जुल्म के सामने खड़े होने का हिम्मत करते हैं। एक बात और रह गई साथियों, अभी देखिए ये ट्रोल आर्मी है ना, ये बहुत खेल करती है, और अब बात करने निकले हैं, चले हैं तो वो निकल आ रही है। योगेंद्र यादव बीमार हो गए, बीच में 28-29 तारीख को बीमार थे, और इन्होंने बहुत हमला किया था उनके फोन पर, जिस तरह से लगातार गाली गलौज की जा रही थी, इतने फोन उनको आ रहे थे कि कोई फोन सुन नहीं पा रहे थे। उसी समय बीमार भी हुए, परंतु उसमें थोड़ा सा आराम मिला तो गाजीपुर भी गए, वहां जाकर शामिल हुए, फिर वहां से बीमार हुए, हॉस्पिटल में रहे, फिर सिंगू बॉर्डर आ गए और उसमें आंदोलन में शामिल हुए, फिर हालत बिगड़ी तो फिर वापस जाना पड़ा, और 2 दिन फिर रहे हॉस्पिटल में,
और 5 तारीख को फिर आ गए कि मुझे सिंगू बॉर्डर जाना है और आंदोलन में अब मैं इससे ज्यादा आराम नहीं कर सकता। परंतु 7 तारीख को उनकी तबीयत फिर बिगड़ी और अभी हॉस्पिटल में है। और कुछ लोग हैं, अब मैं क्या कहूं, भ्रमित हैं, ट्रोल हैं, पेड हैं, पैसा लेकर करते हैं, या कि उनके पास धंधा यही है। अब वो कह रहे हैं, देखिए जी, कुछ ऐसी बातें फैला रहे हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हॉस्पिटल में चले गए। अरे जनाब, कुछ तो तथ्यों को देखिए। एक एफआईआर सरकार ने, पुलिस ने दर्ज की है 26 तारीख को लेकर, और उसमें बाकी जितने भी आरोप हैं, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा, इसके किसी नेतृत्व पे वो आरोप है ही नहीं। बेसिकली नाम सबके हैं, उनके ऊपर एक ही बात है जो पुलिस ने कहनी चाहिए और वो झूठी है, और वो ये है कि आपने पुलिस के साथ जो शर्तें मानी थी, आपने कहा था कि हम तय रूट पे जाएंगे और इन टर्म्स को मानेंगे, आपने उसको वायोलेट किया। बस ये उनके खिलाफ है और यही योगेंद्र के खिलाफ है। और इसको लेकर किसान नेताओं को, संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को नोटिस आया है, उसका जवाब दिया जा रहा होगा। योगेंद्र यादव ने जवाब दे दिया है, उन्होंने इन्हीं से तथ्यों को बताया है, इन्हीं तथ्यों की बात की है, इसे कहा है। अब कोई अपराध तो बनता ही नहीं है। अगर अपराध बनता तो भाई कोई विदेश तो नहीं चले गए योगेंद्र यादव, और योगेंद्र यादव ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा के सब लीडर जिन पे आरोप हैं, जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है, वो कहीं चले थोड़ी गए हैं, कहीं छुप थोड़ी गए हैं, वो तो सार्वजनिक जीवन में है। तो भाई कम से कम कुछ ऐसी बात किया कीजिए जिसपे लोग थोड़ा विश्वास कर सकें, कम से कम लोग भ्रमित तो हो जाए। आप तो इस लेवल पे आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के आसपास के लोग, और कभी कभी रवनीत बिट्टू जैसे लोग भी, जो ऐसा बोलते हैं जिसपे लोग विश्वास तो छोड़िए, उन बातों से भ्रमित भी नहीं हो सकते। परंतु इस सब के बावजूद आज मैंने बात की, क्योंकि इस देश की लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मर्यादाओं की उल्लंघना करते हुए पार्लियामेंट में, लोकसभा में झूठे आरोप लगाए गए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसे आरोप लगाने वालों से सबूत मांगिए, तथ्य मांगिए, और स्पीकर से तो योगेंद्र यादव ने निवेदन किया ही है कि या तो सबूत मांगिए या इसे हटाइए, और जिन नेताओं ने ये बातें कही हैं वो भी या तो सबूत दें और ये हटाएं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि सबूत दें, इसका मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं। बहुत गारंटी के साथ, बहुत विश्वास के साथ, अपने हिस्से आई पूरी मर्यादा के साथ कह रहा हूं कि एक बात भी साबित कर दीजिए कि योगेंद्र यादव ने किसी तरह के अपराध करने में किसी तरह की कोई भूमिका निभाना तो छोड़िए, कभी हिंसा की बात की हो, कभी उकसाने की बात की हो, नहीं, वो भी नहीं की। इसीलिए मैंने कहा कि उनका फेसबुक देखिए और मेरी बातों को भी जज कीजिए, और सरकार, रवनीत बिट्टू, ये सब लोग जो चिलपों करते हैं उसको भी एग्जामिन कीजिए कि वो आरोप कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। और इसके साथ साथ ये सब लोग संयुक्त किसान मोर्चा और नेतृत्व पे जो आरोप लगाते हैं, उनकी भी जांच संयुक्त किसान मोर्चा का, जो किसान एकता मोर्चा का पेज है, उस पर सब नेताओं के भाषण और सब है, वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आपका लंबा समय लिया, माफ कीजिएगा, परंतु ये जरूरी था इसलिए मैंने बात रखी। शुक्रिया।